नौकरी पेशा लोग पूरी जिंदगी चंद पैसों के लिए या अपने घर बार को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। साल भर में एक बार प्रमोशन या अपना वेतन बढ़ाने के चक्कर में हर तरह की मेहनत और लगन से काम करते हैं। ये भूलकर कि एक बार अगर वेतन बढ़ भी गया, प्रमोशन हो भी गया, तो काम का प्रेशर भी दुगना हो जाएगा। अपने परिवार से दूर दिन भर के महत्वपूर्ण 10 से 12 नहीं तो कभी कभी 14 से 15 घंटे वो किसी अनुसंधान व्यापार के लाभ कमाने में गंवा देते हैं। आज ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं जिसमें एक पिता अपनी बेटी के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से नौकरी छोड़ने का निर्णय कर लेता है। आगे क्या होता है सुनिएगा इस कहानी 45 रुपए महीना में। शांता कक्षा में अधिक ठहर नहीं पा रही थी। उसने मिट्टी के खिलौने, संगीत, ड्रिल, अक्षर और संख्याओं के काम पूरे कर लिए और अब रंगीन कागज काट रही थी। यह उसे तब तक करना था जब तक घंटी न बज जाती और टीचर कह न देती कि अब तुम लोग घर जा सकते हो, या फिर अब कैंचियां रख दो और अक्षरों का अभ्यास करो। शांता समय क्या हुआ है यह जानने के लिए परेशान थी। उसने बगल में बैठी सहेली से पूछा, 5 बज गए क्या? शायद, सहेली ने जवाब दिया। या 6 बजे हैं? यह तो नहीं लगता, सहेली बोली, क्योंकि 6 बजे रात हो जाती है। तो क्या 5 बज गए हैं? हाँ, तो मुझे जाना चाहिए, पिताजी घर आ गए होंगे। उन्होंने कहा है 5 बजे तैयार रहना, शाम को हम सिनेमा देखने जाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए। उसने कैंची रख दी और टीचर से बोली, मैडम मुझे घर जाना है। क्यों शांता? क्योंकि 5 बज गए हैं। किसने कहा 5 बज गए हैं? कमला ने। अभी 5 नहीं बजे। अच्छा, सामने घड़ी देखकर बताओ कि कितने बजे हैं। उस दिन मैंने तुम्हें घड़ी देखना सिखाया था ना? शांता ने हॉल में लगी घड़ी को ध्यान से देखा। उस पर लिखे अंक धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की और कहा 9 बजे हैं। टीचर ने दूसरी लड़कियों को बुलाया और पूछा, कौन बताएगा कि घड़ी में क्या बजा है? कईयों ने शांता की तरह यही कहा कि 9 बजे हैं। इस पर टीचर ने कहा, तुम सिर्फ घड़ी की बड़ी सुई देख रही हो, छोटी भी तो देखो, वो कहाँ है? 2:30 पर। तो समय क्या हुआ है? 2:30 नहीं, 2:45 समझे? अब सब अपनी सीटों पर वापस जाओ। 10 मिनट बाद शांता फिर टीचर के पास आई और बोली, मैडम क्या 5 बज गए? मुझे 5 बजे तैयार रहना है, नहीं तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। उन्होंने कहा है घर जल्दी आना। किस वक्त? अभी। टीचर ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। शांता ने अपनी किताबें उठाई और खुश होकर क्लास से बाहर चली गई। घर पहुंचकर किताबें जमीन पर फेंकी और चिल्लाई, मां। मां पड़ोस के घर से दौड़ कर आई, जहां वह गप्पे मारने चली गई थी। मां ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? पिताजी लौट आए? उसने पूछा। वह कुछ खाने पीने को तैयार न हुई और पहले कपड़े बदलने की जिद करने लगी। मां ने ट्रंक खोलकर कपड़े निकाले तो शांता ने बहुत महीन कपड़े की फ्रॉक पसंद की, जबकि मां उसे लंबी स्कर्ट और मोटा कोट पहनाना चाहती थी। फिर शांता ने अपने डिब्बे में से, जिसमें वो रबड़, पेंसिल, रंग वगैरह रखती थी, एक बहुत ही चमकीला रिबन निकाला। इस पर मां बेटी में गर्मा गर्म बहस हो गई कि यह रिबन इस ड्रेस पर अच्छा लगता है या नहीं, लेकिन अंत में मां को बेटी की बात माननी पड़ी। शांता ने अपनी पसंद की गुलाबी फ्रॉक पहनी, देर तक बाल काटे और मिगटेल चुटिया में हरे रंग का रिबन लगाकर खड़ी हुई। फिर चेहरे पर पाउडर लगाया और माथे पर लाल बिंदी चिपकाई। फिर बोली, पिताजी कहेंगे कितनी अच्छी लड़की है कि वक्त पर तैयार हो गई। तुम भी चलोगी ना मां? आज नहीं। शांता घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मां ने कहा, पिताजी तो 5 बजे आएंगे ना, अभी तो 4 ही बजे हैं, धूप में खड़ी मत हो। सूरज घर के पीछे छिपने लगा था और शांता जानती थी कि अब अंधेरा हो जाएगा। शांता मां के पास जाकर पूछने लगी, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए मां?
मुझे क्या पता, शायद ऑफिस में काम आ गया होगा। शांता ने चेहरा बनाया और कहा, मुझे ऑफिस के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, वे अच्छे नहीं होते। वो फिर से दरवाजे पर चली गई और इंतजार करने लगी। मां भीतर से चिल्लाई, शांता घर में रहो, अंधेरा होने वाला है ना, वहां मत खड़ी हो। लेकिन शांता भीतर नहीं गई, गेट पर ही खड़ी रही। तभी उसे एक विचार आया, वह ऑफिस ही पहुंच जाए और पिता को लेकर सिनेमा देखने चली जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि ऑफिस कहाँ है। वो रोज देखती थी कि पिताजी सड़क पर आगे की गली में मुड़ जाते हैं, वहां पहुंचकर शायद ऑफिस अपने आप आ जाता होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि मां तो नहीं है और फिर सड़क पर चल पड़ी। छुटपुट अंधेरा हो रहा था, हर चीज बहुत बड़ी दिख रही थी, घरों की दीवारें बहुत ऊंची लग रही थी और अगल बगल चलती साइकिलें और गाड़ियां एक दूसरे पर गिरती लग रही थी। वह सड़क के किनारे चलती रही, रोशनियां जलने लगी और लोगों की परछाएं दिखने लगी। शांता 2 मोड़ मुड़ चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ है। वह सड़क के किनारे बैठकर नाखून दांत से काटने लगी, सोच रही थी कि घर कैसे पहुंचेगी। तभी पड़ोस के घर का नौकर सामने से आता दिखाई दिया। वो हिम्मत करके उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अरे तुम यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। पता नहीं मैं यहां कैसे आ गई, अब मुझे घर ले चलो। इस तरह वह नौकर के साथ घर आ गई। आज सवेरे शांता के पिता वेंकटराव दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे कि सिनेमा का विज्ञापन करने वाली एक गाड़ी सामने से निकली। शांता सड़क पर दौड़ कर आई और पर्चा ले आई। उसे पिताजी को देकर कहने लगी, आज मुझे यह पिक्चर दिखाने ले चलो ना पापा। सवाल सुनकर वह चुप हो गए। उनका यह बच्चा जिंदगी के खेल कूद और खुशियों से कितना महरूम है। आज तक वो शांता को 2 ही दफा पिक्चर दिखाने लाए थे। पड़ोसी घरों के बच्चे जहां गुड्डे गुड्डियों और खिलौनों से खेलते रहते थे, हमेशा घूमते फिरते थे, उनकी बच्ची इस घर में बिल्कुल अकेली खेल कूद के बिना पल रही है। उन्हें अपने दफ्तर पर गुस्सा आने लगा। 40 रुपए महीने में जैसे उन्होंने उसे खरीद ही लिया था। वे अपनी पत्नी और बच्ची की जिंदगी के लिए अपने को कोसने लगे। लेकिन पत्नी तो बड़ी थी और पड़ोसी की औरतों के साथ गपशप कर सकती थी, लेकिन यह बेचारी लड़की क्या करती? उसकी जिंदगी तो बिल्कुल खाली थी और हंसी खेल से वंचित। उसे रोज दफ्तर में 7 और कभी कभी 8 बजे तक काम करना पड़ता था और जब वह घर आते तो बच्ची सो चुकी होती थी। अक्सर इतवार को भी उसे दफ्तर बुला लेते थे। वे क्यों यह सोचते हैं कि उनकी कोई अपनी जिंदगी नहीं है। उसे कभी इतना भी समय नहीं मिल पाता कि वह बच्ची को पार्क में घुमाने या सिनेमा दिखाने ले जाए। अब वो दफ्तर वालों को दिखा देगा कि वह उनका खिलौना नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैनेजर से लड़ भी पड़ेगा। यह निश्चय करके वह बोला, आज शाम को तुम्हें सिनेमा देखने ले चलेंगे, 5 बजे तैयार रहना। सचमुच? मां, आज पिताजी शाम को सिनेमा देखने ले जाएंगे। मां किचन से बाहर आई और हंसकर पति से कहने लगी, बच्चे से झूठे वादे मत किया करो। वेंकटराव ने आंखें तरेर कर उसे देखा, कहा, बकवास मत करो, तुम्हारा ख्याल है तुम ही अपने वादे पूरी करती हो। फिर शांता से कहा, 5 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। अगर तैयार न मिली तो मैं गुस्सा करूंगा। निश्चय करके वह दफ्तर गया। दिन भर काम करेगा और 5 बजे उठ जाएगा। अगर ये लोग पहले जैसी हरकतें करेंगे तो सीधे बॉस के पास चला जाएगा और कहेगा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे लिए आपके इन कागजों से ज्यादा जरूरी मेरी बच्ची की खुशी है। दिन भर उसकी मेज पर कागजों के ढेर आते जाते रहे। वो उन्हें पढ़ता, दस्तखत करता और गलतियां निकालता। फिर उसके किए संशोधनों में कमियां निकाली जाती, डांट पड़ती और अपमान किया जाता। दोपहर बाद उसे कॉफी पीने का सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता। जब दफ्तर की घड़ी ने 5 बजाए और कर्मचारी घर जाने लगे, वह मैनेजर के पास जाकर बोला, सर मैं घर जाऊं? मैनेजर ने सिर उठाया और बोला, तुम? अकाउंट और कैश डिपार्टमेंट 5 बजे बंद हो जाए, यह कैसे संभव है? तुम कैसे जा सकते हो? मुझे कुछ जरूरी काम है सर। यह कहते हुए वह मन ही मन इस्तीफे के लिए दिए जाने वाले शब्दों को
दोहराने लगा, यह मेरा इस्तीफा है सर। मन की आंखों से उसने देखा कि शांता तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी है और इंतजार कर रही है। दफ्तर के काम से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है, जाकर अपनी सीट पर बैठो और काम करो। जानते हो मैं कितने घंटे काम करता हूं? मैनेजर ने कहा। मैनेजर दफ्तर खुलने के 3 घंटे पहले आता और बंद होने के 3 घंटे बाद जाता था। क्लर्क लोग आपस में उसके लिए कहते, इसकी बीबी इसे घर पर जूते लगाती होगी, इसलिए इस बूढ़े उल्लू को दफ्तर ज्यादा अच्छा लगता है। तुमने 10-8 अंतर की संख्या के सोर्स का पता लगाया? मैनेजर ने पूछा। इसके लिए मुझे 200 वाउचर चेक करने पड़ेंगे सर। मैं सोच रहा था कि वो काम कल ही कर लिया जाए। हरगिज नहीं, अभी यह काम करके जाओ, मैनेजर ने सख्ती से कहा। यस सर, वेंकट ने धीरे से कहा और सीट पर जाकर बैठ गया। घड़ी ने 5:30 बजाए। इतने सारे वाउचर देखने में पूरे 2 घंटे लगने थे। दफ्तर के सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ वह और उसके डिपार्टमेंट का एक क्लर्क काम कर रहे थे और मैनेजर साहब थे। वेंकट क्रोध में था। उसने निश्चय कर लिया, वो गुलाम नहीं था कि 40 रुपए पर दिन रात खटका रहे। इतना रुपया तो वह आसानी से कमा सकता था, और न भी कमा सके तो भूखे भी मरना इससे ज्यादा अच्छा होता। उसने एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया, यह मेरा इस्तीफा है। अगर आप लोग सोचते हैं कि 40 रुपए में आपने मेरा शरीर और मेरी आत्मा सब खरीद लिए हैं, तो आप गलती पर हैं। मैं सोचता हूं कि मैं और मेरे परिवार के लिए इन 40 रुपयों से आप सालों साल से मुझे रात दिन गुलामी करा रहे हैं। इससे तो भूखे रहकर मर जाना कहीं अच्छा है। आप तो मुझे इंक्रीमेंट भी देना नहीं चाहते। आप लोग खुद को तो बड़े बड़े इंक्रीमेंट हर साल देते रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम लोगों का ख्याल भी आया है? जो हो, अब मुझे आपके इस नौकरी में रुचि नहीं और मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अगर मैं और मेरे परिवार के लोग भूखे रहकर मर गए तो हमारे भूत आप लोगों पर जिंदगी भर मंडराते रहेंगे। इस्तीफा लिखकर उसने कागज मोड़ा, लिफाफे में रखा, गोंद से चिपकाया और ऊपर मैनेजर का नाम लिख दिया। वह सीट से उठा और मैनेजर के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैनेजर ने लिफाफा उसके हाथ से लिया और सामने पैड पर रख लिया। वेंकटराव, वह बोला, मैं तुम्हें एक खुशी का समाचार दे रहा हूं। हमारे मालिकों ने आज इंक्रीमेंट के बारे में बात की और मैंने तुम्हारे लिए 5 रुपए का इंक्रीमेंट की सिफारिश की है। अभी ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन यह बात तुम अपने तक ही रखना। यह सुनते ही वेंकटराव ने हाथ आगे बढ़ाकर मेज पर रखा लिफाफा उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। क्या लिखा है इस खत में? सर, मैंने कैजुअल लीव के लिए अर्जी लिखी थी, लेकिन अब तुम्हें अगले 15 दिन तक कोई छुट्टी भी नहीं मिल सकती। जी सर, समझता हूं, इसीलिए मैं अर्जी वापस ले रहा हूं सर। ठीक है, अच्छा, वह गलती पकड़ में आई? मैं ध्यान से वाउचर देख रहा हूं सर, घंटे भर में गलती पकड़ लूंगा। वो 9 बजे घर पहुंचा। शांता सो चुकी थी। उसकी मां ने कहा, उसने अपनी फ्रॉक भी नहीं बदली। कहती रही, पता नहीं तुम कब आ जाओ और सिनेमा देखने चलें। खाना भी नहीं खाया और लेटी भी नहीं कि कहीं फ्रॉक गुड़ी मुड़ी ना हो जाए। बच्ची को गुलाबी फ्रॉक पहने, बाल काढ़े, पाउडर लगाए सोते देख वेंकटराव का मन विचलित हो उठा। मैं इसे रात के शो में क्यों ना ले जाऊं, यह सोचकर उसने उसे छूकर कहा, शांता, शांता। शांता ने पैर हिलाए और परेशानी से इधर उधर होकर फिर से सो गई। मां ने फुसफुसाकर कहा, जगाओ मत, और थपथपाकर फिर से सुला दिया। वेंकटराव बच्ची को एक क्षण देखता रहा और फिर बोला, पता नहीं अब इसे रात का शो भी दिखाने ले जा पाऊंगा या नहीं। मुझे इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। यह कहानी हमें एक शिक्षा देती है। वो ये है कि जिंदगी भर हम काम के पीछे भागते रहेंगे। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय देना भूल जाते हैं। क्या कमाना इतना जरूरी है कि हम जिनके लिए कमा रहे हैं उनको ही समय ना दें? सोचिए इस बात को और सुनते रहिए मालगुड़ी की कहानियां मेरी जुबानी। आपका कलमकार प्रतीक।